अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने फैसला कर लिया कि इस बदनसीब लड़की को सिती की रस्म की भीड़ नहीं चढ़ने दूंगा। मैंने वहां मौजूद लोगों का जायजा लिया। साधु समेत वो 8 आदमी थे, मगर सब के सब दुबले पतले और कमज़ोर है, जैसा कि वहाँ के लोग होते हैं। फिर भी मैं तनहा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, जबकि मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। खुश्क लकड़ियों पर घी या तेल डालकर चिता को आग लगा दी गई और संगदिल गम वाले लड़की को भड़कते हुए शोलों की तरफ धकेलने लगे। मेरे अंदर जैसे बिजली सी कड़की और मैं उछलकर चिता की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे अपने तरफ भागते आता देखकर वो लोग एक पल के लिए रुक गए। मैंने सबसे पहले उन दोनों पर हमला किया जो लड़की को चिता की तरफ घसीट रहे थे। मैं न सिर्फ उनसे ताकतवर था, बल्कि एक तरबियत याफ्ता लड़ाका भी था। मैंने एक तामुल पर छलांग लगाई और दही कोहनी मारकर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी और दूसरे को गर्दन से दबोच लिया। इसी असना में 2 आदमी मुझ पर हमलावर हुए। मैंने एक के पेट में लात रसीद किया और दूसरे को सर से बुलंद करके उन 3 आदमियों पर फेंक दिया जो एक साथ मेरी तरफ झपट रहे थे। वो चारों आपस में उलझ कर गिर पड़े। मैं दौड़कर चिता के चबूतरे पर चढ़ गया। अश्लोक पड़ने वाला साधु खौफजदा होकर भाग खड़ा हुआ। मैंने जलती हुई एक लकड़ी उठाई और उन पर हमला कर दिया। वो लोग पहले ही मेरी ताकत के मुजाहरे से खौफजदा थे। अब जो मैं जलती हुई लकड़ी लेकर उनकी तरफ बढ़ा तो वो भी मुड़कर गांव की तरफ दौड़ पड़े। मैंने लकड़ी फेंक दी। इस अरसे के दौरान में वो बेवा तामुल लड़की सुकड़ी सिमटी एक तरफ खड़ी रही थी। मैंने झपट कर उसका बाजू पकड़ा और उसे एक तरफ घसीटते हुए तामुल जबान में कहा, जल्दी से भाग चलो, कहीं वो लोग वापस ना आ जाएं। वो तो पहले ही तैयार थी। हम दोनों ने टेकरी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। टेकरी के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद लड़की रुक गई और मेरा हाथ खींचकर एक तरफ इशारा करते हुए बोली, वहाँ उस तरफ चलो। मैं उसके बताए हुए रास्ते पर दौड़ने लगा। लड़की मेरे आगे आगे दौड़ रही थी। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 साल की थी। उसका रंग वहाँ के बाशिंदों की तरह बिल्कुल सियाह था और आंखें किसी नागन की आंखों की तरह शरबती थीं। खेती करने से पहले उसके माथे पर केसर लगाया गया था। उसने काले रंग की एक सस्ती सी साड़ी बांध रखी थी जिसका बॉर्डर सुर्ख था। मैंने दौड़ने के दौरान उसका मुकम्मल जायजा ले लिया था। लड़की मुझे एक खास सिमत में लिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद हमें अपने कब में हल्का हल्का शोर सुनाई देने लगा। तामुल लड़की ने घबरा कर पीछे देखा और अपनी रफ्तार तेज कर दी। मैंने दौड़ते दौड़ते तामुल जबान में पूछा कि वह मुझे कहाँ ले जा रही है। वो फूली हुई सांसों के दरमियान बोली, आगे कोटा पलम है। तामुल जबान में कोटा पलम उन कदीम घुपों और खंडरों को कहा जाता है जहाँ पुराने राजाओं के ज़माने में विष कन्याओं को रखा जाता था और देवदासी किस्म की उन हसीन लड़कियों की परवरिश सांप के जहर पर की जाती थी। तमिलनाडु में ऐसी गुफाएं अब भी कहीं मौजूद हैं, लेकिन विष कन्याओं को पालने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तमिल लड़की उन गुफाओं की तरफ क्यों जा रही है, जबकि हमारे दुश्मन हमें वहाँ आसानी से घेर कर पकड़ सकते थे। सामने ही दरख्तों के दरमियान एक कोटा पलम नजर आ रही थी। तामुल लड़की मेरा हाथ पकड़कर उस तरफ लपकी। हमारे पीछे देहातियों का शोर बढ़ता जा रहा था। लड़की मुझे लिए हुए कोटा पलम की एक तारीख खोह में दाखिल हो गई। ये खोह कभी इस गुफा का दरवाज़ा रहा होगा, लेकिन अब उसकी दिल ही ज़मीन में धंस चुकी थी और दरवाजे की जगह एक महराबी सुराख बाकी रह गया था। अंदर गुफा अंधेरा था। लड़की मेरा हाथ थामे हुए तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि रास्ता हमवार है, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि दौड़ते हुए मुझे ढलान सी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए कहा, यह तुमने क्या बेवकूफ़ी की, वो लोग हमें यहाँ पकड़ लेंगे। वो हाँफते हुए बोली, चले आओ, वो कोटा पलम में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकते। इन गुफाओं के राज सिर्फ हमारे ख़ानदान में सीना बसीना चले आ रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़की की रफ्तार कम हो गई। मैंने महसूस किया कि अब वो गिन गिन कर कदम उठा रही है। देहाती गुफा के दिहाने पर पहुंच गए थे और चीख चीख कर हमें बाहर आने का हुक्म दे रहे थे, लेकिन अंदर कोई नहीं आ रहा था। तब तामुल लड़की ने बताया कि इन गुफाओं के खुफिया रास्ते सिर्फ हमारे नाग देवता की पूजा करने वाले ख़ानदान ही को मालूम है। अगर कोई दूसरा इन गुफाओं में दाखिल हो जाए तो भटक जाएगा और तमाम ज़िंदगी बाहर नहीं निकल सकेगा। गाँव के लोग दिहाने पर ही खड़े धमकियाँ दे रहे थे कि बाहर निकलो, वरना गुफा में आग लगाकर धुआं भर दिया जाएगा। तामुल लड़की बराबर गिन गिन कर कदम उठा रही थी और मैं उसका हाथ थामे उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। एक जगह वह रुक गई और मुड़कर गार की दीवार की जानिब 3 कदम चली। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। एक तो उसका सियाह रंग और ऊपर से सियाह साड़ी,
उसका पूरा वजूद तरीके का एक हिस्सा बन गया था, लेकिन उसकी नागिन की तरह चमकती आंखें मुझे नजर आ रही थीं। उसने सरगोशी में कहा, यहाँ कहीं खुफिया रास्ता मौजूद है। अचानक मुझे धुएं की बू महसूस हुई। उन्होंने गार के दिहाने पर आग जला दी थी और गार में धुआं भरना शुरू हो गया था। तामुल लड़की ने अपना हाथ छुड़ा लिया और झुक कर कुछ टटोलने लगी। फिर चांदना में बांध वह बोली, यहाँ जोर लगाओ, ये पत्थर उठाओ, इसके नीचे खुफिया रास्ता है। उसने मेरा हाथ पकड़कर एक पत्थर पर रख दिया। मैंने दोनों हाथों से पकड़कर पत्थर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और जोर लगाने लगा। गार में धुआं भरता जा रहा था और वो खांसने लगी थी। मैंने पूरा जोर सर्फ करके पत्थर को बाहर खींच लिया। इसके साथ ही मुझे ताज़ा हवा का एहसास हुआ। वो खुश होकर बोली, इसके आसपास जितने पत्थर हैं सब बाहर निकालो, जल्दी करो। मैंने थोड़ी सी कोशिश के बाद 2-4 बड़े बड़े पत्थर हटा दिए। उसने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ा और पत्थरों के निकलने से पैदा होने वाले खला में उतर गया। मैंने भी उसकी तकलीद की। मेरे पैर संगी सीढ़ियों से टकराए थे। सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम आगे बढ़ने लगे। ये भी एक गार था और यहाँ हवा में ताजगी का एहसास हो रहा था। हम तरीके में तेज तेज चलते रहे। इस सुरंग में कई मोड़ थे। एक मोड़ पर घूमते ही हल्की हल्की रोशनी का एहसास हुआ और जब दूसरा मोड़ मुड़े तो इस रोशनी ने मलक जैसे उजाले की सूरत इख्तियार कर लिया। तामुल लड़की अब मुझे साफ नजर आने लगी थी। यह रोशनी सुरंग की छत में बने हुए एक सुराख से आ रही थी। फिर ऐसे कई रोशन सुराख आए और गुजर गया। इस अंधेरे और उजाले के दरमियान हमारा सफ़र जारी रहा। लड़की बेदकान चली जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे खुद को घसीट रहा था। यह सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। एक जगह सुरंग ख़त्म हो गई थी और वहां से चंद ज़ेने ऊपर बने हुए सुराख तक जा रहे थे। हम ज़ेने तय करके सुराख से बाहर आ गया। मैंने गिरदोपेश का जायजा लिया। वो खंडर था जो किसी ज़माने में मंदिर रहा होगा। हम इस मंदिर का चबूतरा बोर करके बाहर आ गया। ताज़ा हवा में पहुंचकर मैंने गहरी गहरी सांसें ली। दिन की रोशनी मांद पड़ती जा रही थी। वहाँ दूर दूर तक ऊंचे नीचे टीले फैले हुए थे। तामुल लड़की एक बड़े से पत्थर पर बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। फिर पहली बार वो बगौर मेरा जायजा लेते हुए बोली, तुम्हारा लहजा और रंग बताता है कि तुम तामुल नहीं हो मगर मर्द हो। तुमने मर्दों ही की मानद अपनी जान पर खेल कर एक बेबस लड़की की जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं वापस अपने पति के गाँव में नहीं जा सकती और मेरे माता पिता का घर यहाँ से बहुत दूर है। क्या तुम इतनी कृपा और कर दोगे कि मुझे मेरे माता पिता के घर पहुँचा दो। अब सिवाय हामी भरने के और कोई चारा न था। वैसे भी मैंने अल्लाह की मदद से जिस लड़की की जान बचाई थी उसे इन वीरानों में बेजारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। मेरा नाम सीधा रंगनी है। वह मुझे अपनी तरफ देखते पाकर बोली, तुम्हारा क्या नाम है और तुम शुमाल के किस इलाके के रहने वाले हो। मेरा नाम रघुनंदन है। मैंने जवाब दिया, और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। इधर नौकरी की तलाश में मरा मरा फिर रहा था कि तुम्हारी चीखों ने मुतवज्जह कर लिया। उसने उठकर मेरे हाथ चूम लिए और नहायत अकीदत से बोली, रघु तुम मेरे लिए देवता समान हो। मैं तामुल हूँ। मेरे माता पिता भी यहीं के रहने वाले थे, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो कहते हैं कि धनुष कोडी में सख्त काल पड़ा था। बहुत से लोग भूख से मर गए। मेरे माता पिता यहाँ से नकल मकानी करके सौराष्ट्र में दरिया के किनारे आबाद हो गया और माहीगिरी करने लगे। 2 महीने कबल मेरे पिता ने मेरी शादी यहाँ के एक बूढ़े मछेरे से कर दी। कल मेरा बूढ़ा पति मर गया तो गाँव वालों ने मेरे पिता को इतला दिए बगैर मुझे सिद्धि करने की तैयारियां शुरू कर दी। अगर तुम ना पहुँच गए होते तो इस वक्त तक मैं जल कर राख हो चुकी होती। मैं अकेला तो अब तक हर किस्म की सोबतें बर्दाश्त करता रहा था, लेकिन अब इस लड़की की वजह से सोच में पड़ गया था कि इतना तवील सफ़र यह कैसे तय करेगी। मुझे मुतज़ब्ज़ब देख कर वो बोली, यहाँ से 30 कोस के फासले पर एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ से हमें रेलगाड़ी मिल जाएगी। हम उसमें बैठकर तमिलनाडु से निकल जाएंगे। तुम्हें मालूम है कि सौराष्ट्र प्रांत कहाँ है। सौराष्ट्र प्रांत से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था, लेकिन उसने जो रेलगाड़ी वाली बात कही थी वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। रेल का सफ़र मेरी गिरफ्तारी का बहस बन सकता था। मैंने कुछ सोच कर उसे कहा, सीधा मैं हरियाणा में एक बैंक में मुलाजिम था। वहाँ मेरे एक दुश्मन ने मुझ पर गबन का झूठा मुकदमा बना दिया। मैं वहाँ से भागकर तमिलनाडु में आकर बस गया। वहीं मैंने तमिल ज़बान सीखी। वहाँ से जी भरा तो धनुष कोडी आ गया था कि यहाँ कोई काम मिल जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ गया तो पुलिस मुझे गबन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ जंगल में तो सौराष्ट्र तक सफ़र कर सकता हूँ, लेकिन रेलगाड़ी में सफ़र नहीं करूँगा।
अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सीधा रंगनी मुस्कुरा कर बोली, तुमने मुझे चिता की आग से बचाया है, तुम मेरे रखवाले हो और तुम्हें मुझे मेरे माता पिता तक पहुँचाओगे। मैं तुम्हारे साथ जंगलों और पहाड़ों में पैदल सफ़र करूँगी। सूरज तेजी से मगरब की जानब झुकता जा रहा था। हम उठ खड़े हुए और ऊंचे नीचे टीले पार करके एक छदरे से जंगल में दाखिल हो गए। सीधा रंगनी का बचपन इसी इलाके में गुजरा था और वो इस इलाके से काफ़ी हद तक वाकिफ थी, लिहाजा इस वक्त भी मेरी रहनुमाई कर रही थी। हम जंगल में एक छोटी सी बल खाती पकड़ नदी पर चले जा रहे थे। एक तरफ दरख्तों के दरमियान कुछ झोंपड़ियां नजर आई तो सीधा रुक गई और बोली, रघु तुम यहाँ ठहरो, मैं इस गांव में जाकर कुछ खाने को लाती हूँ। नंगे पाँव चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे हैं, इसलिए जूती भी ले आऊँगी। मैं वहीं रुक गया और सीधा पकड़ नदी से उतरकर गांव की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके पैरों में रबड़ के पुराने बूट थे। उसके एक हाथ में पानी से भरी हुई मिट्टी की एक लटिया थी और दूसरे हाथ में केले के पत्तों का एक बंडल था जिसमें मछली का चुराहे मिले मोटे उबले हुए चावल थे। उसने केले के पत्ते खोलकर फैला दिए और हम चावल खाने लगे। खाने के दौरान उसने कहा, मैंने गांव में जाकर बताया था कि मेरा पति गांव के बाहर बैठा है, वो बीमार है। हम अगले गांव जा रहे थे, सख्त भूख लगी है। ये गांव देखा तो रुक गया। मैं सीधा की इस बेबाकी पर दंग रह गया। उसने बेवा होकर कितने इत्मीनान से गैर मर्द को अपना शोहर कह दिया था। बहरहाल हमने खूब शेर होकर चावल खाया, पानी पिया और आगे चल पड़े। अब अंधेरा फैलने लगा था और मैं सोच रहा था कि इतना लंबा और दुश्वार गुजार सफ़र कैसे तय होगा। जिस रास्ते पर हम जा रहे थे उसके आसपास घनी झाड़ियों, नारियल और ताड़ के दरख्तों की भरमार थी। काफ़ी दूर जाने के बाद हमें एक झोंपड़ा नजर आया तो सीधा उसकी तरफ इशारा करके बोली, रघु हम रात यहाँ गुजारेंगे, सुबह को आगे रवाना होंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? मैंने सवाल किया। अगर हम इसी तरह सफ़र करते रहे तो 3-4 दिनों बाद केरला में दाखिल हो जाएंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो उदासी से बोली, रघु मुझे लगता है कि हम इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकेंगे। केरला और आंध्र प्रदेश के जंगल खूंखार दरिंदों और जहरीले हशरातुल से भरे हुए हैं, उनसे हमारा बच निकलना महाल है। वो ठीक कह रही थी। मुझे खुद इन जंगलों को अबूर करना नामुमकिन नजर आ रहा था। मेरा इरादा था कि आंध्र प्रदेश तक किसी मीटर गेज रेलवे लाइन से कोई ट्रेन पकड़कर सफ़र किया जाए, क्योंकि ये कदरे महफूज था। मैंने ये बात सीधा को बताई तो वो खुश होकर बोली, इसका मतलब है कि हमें 2-4 रोज़ इन जंगलों में सफ़र करना पड़ेगा। हाँ, केरला में अगर कोई छोटी लाइन वाली गाड़ी मिल गई तो हम अपना बाकी सफ़र उसके ज़रिए तय करेंगे। हम उस टूटे फूटे झोंपड़े के करीब पहुंच गए। उसकी छत की खपरेल 2 जगहों से उखड़ चुकी थी। झोंपड़े के कच्चे फर्श पर एक जगह कुछ घास का छोटा सा ढेर लगा हुआ था और एक कोने में मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। सीधा झोंपड़े के दरवाजे के सामने ही साड़ी समेट कर बैठ गई। मैंने कहा, मैं जंगल से एक नारियल उठा लाता हूँ ताकि रात को भूख प्यास का इलाज हो सके। मैं सीधा को झोंपड़ी के दरवाजे पर छोड़कर नारियल के दरख्तों की तरफ चला गया। काफ़ी आगे जाकर एक दरख्त के नीचे मुझे कुछ नारियल गिरे हुए मिले। मैंने 4 नारियल उठाए और वापस झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। क्या देखता हूँ कि एक काला नाग सीधा रंगनी के सामने फन उठाए खड़ा झूम रहा है और सीधा रंगनी उसके सामने आलती पालती मारे बैठी है, अपने शरबती आंखों से उसे घूर रही है। मैंने नाग को हलाक करने की गर्ज से नारियल सर से बुलंद किया ही था कि सीधा की धीमी और सपाट आवाज़ सुनाई दी, रघु ये देवता है, इसे कुछ ना कहना। मेरा हाथ उठा रह गया। वह मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो लोग सांपों की पूजा करते हैं। फिर सीधा तामुल ज़बान में कुछ श्लोक पढ़ने लगी। नाग पर श्लोकों का असर हुआ और वह आहिस्ता आहिस्ता सीधा की तरफ बढ़ने लगा। उसके करीब पहुंचकर नाग ने अपना फन समेट लिया और उसके बाजू पर आ गया। सीधा ने उसे पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और नाग उसकी गोद में कुंडली मारकर बैठ गया। सीधा ने श्लोकों का विरद खत्म करके नाग के सर पर हाथ फेरा और वह उसे अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसकी हथेली पर अपना सर रगड़ने लगा। सीधा ने मेरी तरफ देखा और बोली, रघु करीब आओ, यह नाग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, यह मेरा बेटा है, मैं इसे दूध पिलाती रही हूँ। मैं डरते डरते करीब गया तो सांप ने गर्दन घुमाकर मेरी जानब देखा। सीधा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए तामुल ज़बान में कहा, यह मेरे पति देव हैं, अब इनकी रक्षा भी तेरा फर्ज है। यह कहकर उसने सांप को गर्दन से पकड़ा और उसका मुंह मेरी धोती के पल्लू से मिस करके उसे दोबारा गोद में बिठा लिया। रघु, इसने तुम्हारे जिस्म की बू सूंघ ली है, अब तुम दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओगे
यह तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारे दुश्मन को ख़त्म करेगा। मैं दुनिया हैरत में गुम था। इस वक्त तो सीधा रंगनी भी मुझे कोई नागनी मालूम हो रही थी। मैं सर पकड़कर बैठ गया, लेकिन दिल में फैसला कर लिया कि जिस कदर जल्द हो सका सीधा रंगनी को उसके बाप के पास पहुंचाकर उससे और उसके नाग बेटे से निजात हासिल कर लूँगा। मेरे कहने पर सीधा ने अपने नाग बेटे को झोंपड़े में पड़े हुए टूटे घड़े में बिठा दिया। मैंने सीधा से कहा, रात अंधेरे में कैसे काटेंगे? माचिस भी नहीं कि आग ही रोशन कर लेते। क्या खबर रात को कोई दरिंदा इधर निकले। मेरा बेटा हमारी हिफाजत करेगा। सीधा फखर से बोले, इसकी बू ऐसी है कि कोई जंगली जानवर इधर का रुख नहीं करेगा। फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं झोंपड़े के बाहर आग जलवाई देती हूँ। तुम झाड़ झनकार जमा करो। मैंने झोंपड़े के आगे खुश्क घास पत्ते और टहनियाँ जमा कर दिया। सीधा ने अपने हाथों से सांप की फुंकार से मिलती जुलती आवाज़ निकाली। मैंने देखा कि सांप टूटे हुए घड़े से निकलकर सीधा की गोद में आ बैठा। सीधा उसे अपने कलाई पर लपेट कर खुश्क पत्तों के ढेर के पास ले गया। उसने सांप का मुंह घास के ढेर की तरफ करके उसके सर पर उंगली फेरी। सांप ने एक जोरदार फुंकार मारी। मैंने उसकी फुंकार में शरारे से उड़ते देखे। एकदम सूखे पत्तों और घास में आग लग गई। सीधा सांप को लिए पीछे हट गई। देखा रघु, मेरा बेटा कितने काम का है। वो सांप को दोबारा घड़े में रखी। अलाव रोशन हो गया और आसपास हल्की हल्की रोशनी फैल गई। हमने 2 नारियल तोड़कर खाया और उनका पानी पिया। थोड़ी देर बाद सीधा उठकर झोंपड़ी में चली गई और सांप के घड़े के करीब ही घास पर लेट गई। मैं कुछ देर अलाव के पास बैठा रहा, फिर मुझे भी नींद आने लगी और मैं भी झोंपड़ी में जाकर दरवाजे के करीब एक तरफ लेट गया। सुबह मैंने जेब से पैसे निकाल कर गिने। कुल 60 रुपये रह गए थे। शहर तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं थे। बगैर टिकट सफ़र करने में इस बात का डर कि मामला बिगड़ जाएगा। मैं सोचने लगा कि रेल के किराए और दूसरे खाने पीने के अखराजात कहाँ से आएंगे, क्योंकि सौराष्ट्र के शहर बड़ौदा तक रेल का कम से कम सफ़र 4 दिन का था और खुदा जाने हमें कहाँ कहाँ से रेल बदलनी थी। सीधा रंगनी के माँ बाप का गांव दरियाई चंबल के किनारे कहीं वाक़ था। उसने बताया था कि कभी कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठकर खरपा नाम के एक छोटे से देहाती स्टेशन पर जाती थी, जहाँ से वो रेलगाड़ी में एक रात और एक दिन के बाद बड़ौदा पहुँचते थे। यह सब बातें मेरे जहन में थीं और इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा ये बात परेशान कर रही थी कि इतने लंबे सफ़र के लिए किराए की रकम कहाँ से आएगी। आखिर मैंने सोचा कि सीधा से कहूँगा कि वो श्रीरंगम रेलवे स्टेशन के आसपास गांव में अगर कोई नाग की पूजा करने वाला कबीला आबाद हो तो वहाँ से कुछ रकम नजराने के तौर पर हासिल करने की कोशिश करे। मेरे इस्तफसार पर सीधा रंगनी ने बताया कि श्रीरंगम स्टेशन के आसपास सांप के पुजारियों का कोई कबीला आबाद नहीं है। मैंने उसे सफ़र के अखराजात के बारे में अपनी तशवीश से आगाह किया तो वो सोच में पड़ गई। फिर सर उठाकर बोली, मैं हर स्टेशन पर सांप का तमाशा दिखाकर पैसे जमा कर लिया करूँगी। मैं झिल्लाकर बोला, सीधा अब उठो और चलो, दिन काफ़ी चढ़ाया है, अभी हमें पूरा जंगल पार करना है। सीधा रंगनी ने मुंह फुला लिया। वो खामोशी से उठी और मेरे साथ उस पगडंडी पर चल पड़ी जो घने जंगल में चली गई थी। मैं इस जंगल से गुजरने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन रेलवे लाइन तक पहुंचने के लिए इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता न था। जंगल में लोगों के चलने से एक पगडंडी सी बन गई थी। हम उसी पगडंडी पर चले जा रहे थे। दोपहर को हम एक जगह दरख्तों के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। सीधा रंगनी ने अपने सांप बेटे को साड़ी से निकाल कर गर्दन में डाल लिया था। अचानक मुझे उसकी फुंकार सुनाई दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सांप जब तक सीधा रंगनी के पास होता था तो बिल्कुल खामोश रहता था। मैंने देखा सांप सीधा रंगनी की गर्दन से लिपटा, फन उठा एक जानब देखकर फुंकारे जा रहा था और सीधा रंगनी उसे गौर से देख रही थी। ये गुस्से में क्यों है, मैंने पूछा। उसने सांप को गर्दन से निकाल कर आहिस्ता से ज़मीन पर छोड़ दिया और बोली, बड़ी अजीब बात है, रघु मेरे साथ मेरे बेटे के पीछे पीछे हो। मैंने इकरार में सर हिला दिया। सांप अपना चौड़ा फन उठाए गुस्से से पुकारता पगडंडी पर बल खाता चला जा रहा था। सीधा रंगनी उसके पीछे पीछे चल रही थी और मैं उसके पीछे था। क्या बात है, मैंने आहिस्ता से पूछा। यह तुम्हारा सांप बेटा कहाँ जा रहा है? सीधा ने हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। सांप टीले की ढलान उतर रहा था। आगे एक दूसरा टीला आ गया। सांप उस टीले के पास पहुंचकर एक जगह रुक गया। वो एक ही जगह टीले की दीवार के आगे चक्कर लगाने लगा। उसकी फुंकार में शिद्दत पैदा हो गई। सीधा रंगनी उसके करीब चली गई। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। सीधा ने झुककर टीले की दीवार को देखा, फिर मेरे पास आ गया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, रघु तुम्हें रेल का भाड़ा चाहिए था ना?
हाँ, मगर रेल के भाड़े का यहाँ क्या जिक्र? सीधा ने टीले की दीवार की तरफ इशारा करके कहा। इस दीवार को देख रहे हो जहाँ मेरा बेटा गोल चक्कर में घूम रहा है? मैंने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्या बात है? इस दीवार के नीचे किसी राजा का खजाना दफन है। उस खजाने की रखवाली एक सांप जो जहरीला सांप कर रहा है। मेरे बेटे को उसकी बुआ गई है। यह काला सांप खजाने के सांप का दुश्मन होता है। अब जब तक ये उसे हलाक नहीं कर देगा या खुद हलाक नहीं हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सख्ते में आ गया, फिर अपने हवास मुजतमय करके बोला, लेकिन सीधा तुम्हें कैसे पता चल गया कि इस दीवार के नीचे खजाना मौजूद है? सीधा रंगने मुस्कुराई। रघु, हम नाग की पूजा करते हैं, हमें सांपों की एक एक आदत का पता होता है। तुम इस दीवार को खोदो, अंदर खजाना ज़रूर मौजूद है, मगर इस खजाने पर तो सांप बैठा है। हम उस सांप को बड़ी आसानी से हलाक कर देंगे, फिर खजाना हमारा होगा। हम अपने गांव में एक शानदार महल बनवाएंगे, मेरे साथ हो। हम दोनों ने अपना खंजर, जो सीधा गांव वालों से ले आई थी, निकाल लिए और दीवार की तरफ बढ़े। हमने टीले की दीवार को ठोंक बजा कर देखा। एक जगह से वाकई खोखली आवाज़ आई। हम खंजरों की मदद से उस जगह के पत्थर और मिट्टी उखाड़ने लगे। बहुत जल्द वहाँ एक सुराख बन गया। सुराख में से दिन की रोशनी अंदर गई, तो वहाँ से फुंकार की ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने आसमान की तरफ हवा छोड़ दी हो। मैं पीछे हट गया। फुंकार की आवाज़ सुनकर काला सांप सुराख की तरफ लपका, लेकिन सीधा रंगनी ने उसे रास्ते में ही दबोच कर उठा लिया और उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, नहीं मेरे बेटे, तुम अंदर नहीं जाओगे। तुम्हारे दुश्मन का मुकाबला हम करेंगे, हम उसे हलाक कर देंगे। सांप सीधा की कलाई से लिपटा गजबनाक अंदाज में फुंकार रहा था, बल खा रहा था और नीचे उतरने के लिए मचल रहा था। सीधा ने उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर कंधे से लटका लिया और खंजर हाथ में तोड़ कर बोली, रघु तुम यहीं ठहरो, मैं खजाने के सांप को मारती हूँ, फिक्र मत करो, उसका जहर मुझ पर असर नहीं कर सकेगा। मैंने सीधा रंगनी से कहा, भगवान के लिए वापस आ जाओ, हमें खजाने की ज़रूरत नहीं। सीधा ने वहीं से जवाब दिया, रघु अब मुझे आवाज़ ना देना, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चले जाओ, मैं अपने बेटे के लिए सांप को हलाक करने जा रही हूँ। उसने सुराख में हाथ डालकर फौरन निकाल लिया। क्या देखता हूँ कि सब्ज रंग का एक सांप अपना फन फैलाया, फौंकारता हुआ सुराख के दिहाने पर नमदार हुआ। वो इस कदर गैज़ो गज़ब के आलम में था कि डसने के लिए बार बार फन उठा रहा था। सीधा रंगनी एक हाथ में खंजर तोलती, दूसरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा रही थी। उसके कंधे पर साड़ी में बंधा हुआ सांप बुरी तरह मचल रहा था। सीधा रंगनी ने अपनी केसरी आंखें सांप की आंखों में डाल रखी थीं। वो एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। तीसरे कदम पर वो सांप के करीब पहुंच गई। फिर उसने एकदम से सांप की गर्दन पर हाथ मारा। सांप ने उसकी कलाई पर डस लिया, लेकिन इस दौरान मैं सीधा रंगनी सांप को गर्दन से दबोच कर सुराख से बाहर खींच लाई थी। सांप 5-6 फुट से भी लंबा था। मैंने घबरा कर कहा, सीधा तुम्हें सांप ने डस लिया है। सीधा रंगनी ने खंजर से सांप की गर्दन काट दिया और सांप का कटा हुआ सर नीचे फेंक दिया। फिर तेजी से अपनी साड़ी का पल्लू खोलकर अपने सांप बेटे को निकाल लिया। उसका सांप बेटा सब्ज सांप की सर बरीदा लाश पर टूट पड़ा।